नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में 27 दिसंबर 2021 को हुए पेपर फर्स्ट के EVS के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और आंसर देने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए। चूंकि राधा श्यामपट्ट को स्पष्ट नहीं देख पा रही है, इसलिए वह दृष्टि संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, अतः उसे विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यह आंखों की स्वास्थ्य को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। डॉक्टर उसे दूध, अंडा, पनीर, मछली इत्यादि विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने का सुझाव दे सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। बात करें विटामिन के की, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, यानी कि विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे फलों व सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह कैल्शियम व फास्फोरस को बनाए रखने में मदद करता है तथा हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, अर्थात हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हांगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सारिस्का, दाचीगाम, जिम कॉर्बेट, रानीखेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दाचीगाम। यहाँ हम समझ लेते हैं पहले वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र क्या होता है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र एक इक्स सीटू संरक्षण क्षेत्र है, यानी कि संकटग्रस्त जातियों और लुप्त प्राय जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से लाकर किसी विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। उससे इक्स सीटू संरक्षण क्षेत्र कहा जाता है। सीटू संरक्षण केंद्र, जहाँ पर संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षित किया जाता है, उसे इन सीटू संरक्षण केंद्र कहते हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। यह नेशनल पार्क हांगुल मृग अर्थात बर्फीले हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हांगुल मृग को कश्मीरी हिरण के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। सारिस्का टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में स्थित है और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। यह एशिया तथा भारत का पहला नेशनल पार्क है। यह उद्यान बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अगला है रानीखेत। यहाँ पर कोई वन्यजीव अभयारण्य या जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रसिद्ध हुआ, इसका चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिया गया है रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, डर्बन समिट या डर्बन शिखर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। चूँकि यह 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले सभी हानिकारक गैसों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि पर रोक लगाने का फैसला किया गया था। ऑप्शन में देखेंगे तो रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। जापान के क्योटो में इसका आयोजन किया गया था। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इसे 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। ऑप्शन दिया गया है मोर,
कोयल, तोता, गौरैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गौरैया। बड़े पैमाने पर शहरीकरण के कारण इन पक्षियों ने अपना प्राकृतिक पर्यावास खो दिया है। और दूसरा कारण है मोबाइल रेडिएशन तथा टेलीकॉम टावर के चलते ये पक्षियां अपना रास्ता भटक जाती हैं, जिसके चलते इनके बच्चे भोजन न मिलने के कारण मर जाते हैं। इसी कारण ये पक्षियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। अतः इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 5वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं? ऑप्शन है लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल और कश्मीर। कश्मीर के श्रीनगर में लकड़ी के नाव को शिकारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिकारा। और केरल में इसे बल्लम कहा जाता है। अर्थात कश्मीर में शिकारा नाव होती है और केरल में बल्लम होता है, जिसे यातायात के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है। ऑप्शंस है डायोनिया, नेपेंथस, एजीरेटम, संड्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एजीरेटम। एजीरेटम कीटभक्षी पौधा नहीं है। आइए पहले जान लेते हैं कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। कीटभक्षी पौधे दलदली स्थानों तथा नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। ये कीटों, मेढकों तथा चूहों को अपना शिकार बनाते हैं ताकि उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। इन पौधों में ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप यानी जिसे डायोनिया कहते हैं, नेपेंथस, पिंगुइकुला, जेनलीसिया, संड्यू इत्यादि शामिल हैं। ये पौधे कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ पौधों के नाम देगा और पूछ लेगा कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो इसीलिए आपको इनको ध्यान में रखना है। ये पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि कथन दिया गया है बहुत मजबूत है और चटक रंग का है। दूसरा है अधिक छिद्रयुक्त नहीं है। तीसरा है जलने पर गंध उत्पन्न करता है। चौथा है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। पांचवा है उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। इस कपड़े की पहचान कीजिए। ऑप्शन है रेशम, पॉलिएस्टर, सूती, रेयॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो मुख्य रूप से पॉलीइथाइलीन से प्राप्त होता है। अगला है, यदि भिन्न प्रकार के दो जीव एक साथ संपर्क में आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता, सहयोजिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परजीविता। ऐसा संबंध जिसमें एक जीव का फायदा होता है तथा दूसरे जीव का नुकसान होता है, तो यह संबंध परजीविता कहलाती है। और इन जीवों को परजीवी कहा जाता है, जैसे कि रोग फैलाने वाले जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि। सहजीविता एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों का फायदा होता है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया या मनुष्य के आंत में रहता है और विटामिन के का संश्लेषण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO के रूप में लिखते हैं, यह इसका रासायनिक नाम है। ऐसी गैसें जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देती हैं परंतु परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती हैं, जिस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसीलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अन्य गैसें भी हैं, मेथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन गैस, ये भी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शन है गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांस। बांस एक प्रकार का घास है। बांस का उपयोग घर एवं स्कूल बनाने, औषधि बनाने, कपड़े बनाने में व अन्य सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग डिब्बे बनाने में भी किया जाता है। बांस जो अधिकांशतः पूर्वोत्तर राज्यों में मिलते हैं,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? ऑप्शन है मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन। कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणाओं को पहली बार 1990 में मान्यता दी गई थी। इसके द्वारा यह पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं, उत्पादों व स्थानों द्वारा हमारे पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन इत्यादि का उत्सर्जन हुआ। मौसमी खाद्य पदार्थों या उत्पादों के सेवन से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है। इससे प्रत्येक वर्ष 7% से 9% तक कार्बन फुटप्रिंट में कमी होती है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन में मछली एवं मांस खाना, इससे प्रत्येक वर्ष 5 से 7% की वृद्धि होती है। दूसरे ऑप्शन में दिया है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, इससे भी कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि होती है। और डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, इससे भी प्रत्येक वर्ष 14.5% की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आइए कर्क रेखा को समझ लेते हैं मैप के थ्रू। यह है भारत का मैप और यहाँ रेड लाइन दिखाई दे रही है, यह है कर्क रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। इसे कर्क रेखा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से बनेगा मिजोरम, यहाँ पे आपको दिखेगा ये मिजोरम। त्रा से होगा त्रिपुरा, मैप में देखेंगे ये है त्रिपुरा। प से बनेगा पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल। रा से बनेगा राजस्थान, तो यहाँ देखेंगे मैप में राजस्थान है। ग से होगा गुजरात, मैप में देखिए यहाँ पर है गुजरात। म से होगा मध्य प्रदेश, छ से होगा छत्तीसगढ़ और झार बन जाएगा हमारा झारखंड। तो इस तरह से ये 8 राज्यों से, तो इस प्रकार इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों में बेचने का निर्णय कर लेता है। यह निम्नलिखित में से किस कारण होता है? नंबर 1 है वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है उसमें क्रय विक्रय की कला का अभाव है। ऑप्शन नंबर 3 है शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण बिक्री संकटग्रस्त है। ऑप्शन नंबर 4 है उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण बिक्री संकटग्रस्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में निस्यंदन तंत्र यानी फिल्टरिंग सिस्टम होता है? ऑप्शन है फ्लेमिंगो या हंसावर, रोमिन, मैकाओ, गौरैया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के चोंच में निस्यंदन तंत्र पाया जाता है यानी फिल्टर करने वाला सिस्टम होता है। यह पक्षी दूध में से पानी को अलग करके दूध पी सकता है। यह फिल्टर करने की क्षमता मुख्य रूप से उनकी चोंच में उपस्थित होता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। यह प्रणाली हंसावर यानी फ्लेमिंगो, हंस तथा बत्तख आदि पक्षियों की चोंच में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है, उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है मैगॉट एवं भृंग। मैगॉट जो मक्खी की लार्वा अवस्था होती है, इसको हिंदी में कहा जाता है इल्ली, यह मक्खी की लार्वा अवस्था है। भृंग एक प्रकार का कीट होता है, अतः यह ऑप्शन गलत होगा। कैटरपिलर एवं मक्खियाँ, कैटरपिलर होता है तितली का लार्वा, इसे हिंदी में कहते हैं सुंडी, यह तितली का लार्वा है। मक्खियाँ एक प्रकार के कीट होती हैं, ये लार्वा नहीं है, यह ऑप्शन भी गलत होगा। भृंग एवं मक्खियाँ, भृंग अभी हमने देखा कि यह प्रकार का कीट है, मक्खियाँ भी कीट हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा चौथा ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, कैटरपिलर एवं मैगॉट जो कि कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 27 दिसंबर 2021 के पैडागोजी के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।